हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में जो है नया टॉपिक लेकर के आए हैं, न्यूक्लिक अम्ल। तो आइए देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज जो है फ्रीडरिक माइशर ने 1869 यानी 1869 में पस कोशिकाओं के केंद्रक में की थी। यानी जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है, इसकी खोज फ्रीडरिक माइशर ने पस कोशिकाओं के केंद्रक में की थी। पस कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जो आपने पस वो देखा होगा, फोड़े फुंसी आने के बाद में जो पस निकलता है, मवाद जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, तो उनकी जो कोशिकाएं थी, पस कोशिकाएं, उन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में जो है न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस से प्राप्त होने के कारण फ्रीडरिक माइशर ने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। यानी जो पस कोशिकाएं थीं, उन पस कोशिकाओं की केंद्रक से जो है न्यूक्लिक अम्ल की खोज की गई। तो इसी कारण जो थे आपके फ्रीडरिक माइशर ने केंद्रक से खोज की, न्यूक्लियस से खोज की, इसलिए इसे जो है न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। और इसकी अम्लीय प्रकृति के आधार पर एल्टमान ने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल कहा। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल था, इसकी प्रकृति जो थी वो एसिड थी, अम्ल थी। तो अम्ल की प्रकृति के कारण एल्टमान ने इसे न्यूक्लिन से इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। तो सबसे पहले फिर देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। तो 1869 में फ्रीडरिक माइशर ने पस कोशिकाओं के केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है वो केंद्रक से की, यानी न्यूक्लियस से प्राप्त होने के कारण जो है फ्रीडरिक माइशर ने इससे न्यूक्लिन नाम दिया। इसकी जो प्रकृति थी वो अम्लीय थी, यानी इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण एल्टमान ने इसको न्यूक्लिक अम्ल कहा। यानी एसिड प्रकृति थी, अम्ल था, इसलिए न्यूक्लिक अम्ल को एल्टमान ने न्यूक्लिन से न्यूक्लिक अम्ल कहा। इसके बाद इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ हैं। यानी आपने सबसे पहले ही जाना था कि फ्रीडरिक माइशर ने इसे पस कोशिकाओं के केंद्रक में से खोजा था सबसे पहले, और केंद्रक से खोजने के कारण इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। तो वही अगली स्टेप में, अगली लाइन में बताया गया कि ये किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ हैं जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। किसकी? न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो हैं, ये 3 अणुओं से मिलकर बनने वाले अणु होते हैं, पदार्थ होते हैं। वो 3 अणु आपके क्या हैं? जो यहाँ पर लिखा हुआ है, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक। यानी कि न्यूक्लियोटाइड शर्करा एवं नाइट्रोजनी क्षारक से बने न्यूक्लियोसाइड्स फास्फोरिक अम्ल से फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यानी कि आप सामान्य समझ सकते हो, पॉलीमर माने तो वैसे रेशा होता है, सबसे छोटी स्टेज पे जाए तो रेशे से मोनोमर बनते हैं। कई सारे मोनोमर मिलकर के पॉलीमर
बनाते हैं। जैसे आपके कृत्रिम रेशे जो होते हैं या प्राकृतिक रेशे हैं वो आपके पॉलीमर कहलाते हैं। जैसे आपका प्राकृतिक रेशे में जूट, रेशम, कपास, ये आपके प्राकृतिक रेशे हैं। कृत्रिम रेशे में आपका जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, स्टायरीन, ये सारे आपके कृत्रिम पॉलीमर हैं। तो पॉलीमर समझ में आता है सामान्य से कि ये रेशे हैं, ठीक है, या धागे के रूप में जो न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। तो समझ में पा रहे हैं कि किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ हैं जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। न्यूक्लियोटाइड ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक। यानी ये 3 जो है अणुओं से मिलकर के बनने वाले न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें से शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो फास्फोरिक डाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं आपस में। आगे, तथा कोशिका के जैविक कार्यों का नियमन करते हैं। यानी जो आपके न्यूक्लिक अम्ल हैं ये कोशिका के अंदर जैविक कार्यों का नियमन करते हैं। आपको पता है कि कोशिका के अंदर उपस्थित विभिन्न कोशिकांग अपने अपने विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोजित होते हैं। यानी जो जिस कार्य के लिए निर्धारित किया गया है वो उसी कार्य को संपादित करता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे शरीर में कई सारी रासायनिक उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं, उसी प्रकार से कोशिका के आंतरिक भाग में जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो उन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में जो है न्यूक्लिक अम्ल सहयोग करता है। तो वही अगला बताया गया है कि कोशिका के जैविक कार्यों का नियमन करते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल हैं ये किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं और अम्लीय पदार्थ होते हैं। यानी इनकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है, अम्ल है, एसिड है। जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं, यानी यह जो न्यूक्लिक अम्ल हैं ये न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं तथा कोशिका के जैविक कार्यों का नियमन करते हैं। यानी कोशिका के आंतरिक भाग में जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं उनका ये नियमन करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मूलतः 3 अणुओं से मिलकर बनते हैं। यानी जो आपके न्यूक्लिक अम्ल हैं, यानी जो न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है, पॉलीमर श्रृंखला है, वो इन्हीं 3 अणुओं से मिलकर बनती है। पहला अणु है शर्करा, दूसरा है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा है नाइट्रोजनी क्षारक। जिसमें से आपकी जो शर्करा होती है ये 2 प्रकार की शर्करा होती है, राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। यानी डीऑक्सी राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा। इसके अलावा दूसरा आपका अणु होता है फास्फोरिक अम्ल। ये फास्फोरिक अम्ल जो है ये इसकी उपस्थिति से जो है न्यूक्लिक अम्ल की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। यानी फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण न्यूक्लिक अम्ल की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है, अम्ल होती है। इसके बाद तीसरा अणु जो है नाइट्रोजनी क्षारक, जिसमें से आपके कुछ जब हम डीएनए की संरचना का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे नाइट्रोजनी क्षारकों के बारे में, जिनके कुछ नाम है इस प्रकार, आप सुन लो, लिखना नहीं है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। यानी ये नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं ये 3 यानी अणु मिलकर के हमारे न्यूक्लिक अम्ल की जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है इसको बनाते हैं। तो ये था आपका न्यूक्लिक अम्ल और उसकी संरचना। अब देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, यानी न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। यानी न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ऐसे भी लिखा होता है। तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम डीएनए कहते हैं। आपको डीएनए ही जो है कई जगह लिखा हुआ मिलेगा और डीएनए शॉर्ट में होता है, इसलिए हम डीएनए ही लिखते हैं। इसके बाद
दूसरा हमारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम शॉर्ट में आरएनए कहते हैं, या इसी को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल लिखा हुआ मिलेगा। तो आपके न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और दूसरा प्रकार है राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ग्रिफिथ ने 1920 में प्रदर्शित किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। यानी ग्रिफिथ ने यह सिद्ध किया 1920 में कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि डीएनए जो है वो माता पिता के लक्षण, पितृजों के लक्षण लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। इसी के साथ आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था न्यूक्लिक अम्ल समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इसको जो है अच्छे से फेयर करना।